नमस्ते प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चों, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे। ये तीसरा लेक्चर है, बेसिकली देखा जाए तो इट इज़ द थर्ड लेक्चर है ये बेटा। लास्ट क्लास तक अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक सेल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं, फिर उस डीएनए को किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, और फिर उन काटे हुए सेगमेंट्स जो भी जिनका मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है, जिनका साइज अलग होता है, उनको अपन किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से सेपरेट करते हैं, और एंड में विद द हेल्प ऑफ मार्कर अपन लोग जीन को आइसोलेट करते हैं एल्यूशन प्रोसेस से, और फिर अपने पास जीन जो है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास आ जाता है। अब अपन इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा कि किस तरीके से इस जीन का आगे क्या किया जाता है। तो बेसिकली बेटा, जो इस जीन का जो है अपन करते हैं एम्प्लीफिकेशन। जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला है अपन को, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का, उस वांछित जीन का परवर्धन किया जाता है। तो वांछित जीन का परवर्धन, जो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा बेटा, वह रहेगा अपना वांछित जीन का परवर्धन। क्या रहेगा? वांछित जीन का परवर्धन, या उसको बोलते हैं बेटा अपन लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बेटा देखो, अपन सब जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है उसका प्रतिलिपिकरण होता है संश्लेषण अवस्था के दौरान। ध्यान से देखना बेटा, क्या किया जाता है बेटा। अपन सब देखते हैं कि एक कोशिका के अंदर क्या होता है। एक कोशिका के अंदर एक जो भी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर संश्लेषण अवस्था होती है। क्या होती है बेटा? संश्लेषण अवस्था, या उसको अपन लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, या अपन लोग इसको एस फेज भी बोलते हैं। इस एस फेज के दौरान क्या होता है बेटा? इस एस फेज के दौरान ये अवस्था बेटा किसके अंदर होती है? ये कोशिका चक्र के अंदर होती है। कोशिका चक्र के अंदर, इसको अपन लोग सेल साइकिल के अंदर होती है। किसके अंदर होती है बेटा? सेल साइकिल के अंदर ये चीज संपन्न होती है। तो बेटा इस एस अवस्था के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है बेटा? रेप्लिकेशन। डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। कहने का मतलब क्या होता है? एक डीएनए से क्या बनते हैं बेटा? 2 डीएनए अणुओं का निर्माण होता है, जिसको अपन लोग मूल बायो के अंदर पढ़ चुके हैं बेटा। अगर यही प्रक्रिया अपन टेस्ट ट्यूब के अंदर करें, लेबोरेटरी के अंदर करें, तो उसी को करने के लिए एक रिएक्शन काम में ली जाती है। उसका नाम है बेटा पीसीआर। क्या नाम है बेटा? पीसीआर। पीसीआर जिसकी फुल फॉर्म होती है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यह वह अभिक्रिया है जिसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट या एक डीएनए को प्रयोगशाला के अंदर उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए काम में ली जाती है। क्या है बेटा? बेसिकली जो पीसीआर है वह है क्या? जो पीसीआर है, पीसीआर अपन कह सकते हैं इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन है। क्या है बेटा? इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन है। कोशिका से बाहर, मतलब लेबोरेटरी के अंदर या एक टेस्ट ट्यूब प्रणाली के अंदर अगर डीएनए का प्रतिलिपिकरण किया जाए तो वही अभिक्रिया क्या है? पीसीआर है बेटा। पीसीआर की खोज एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
कैरी मूलिस। क्या नाम था बेटा? कैरी मूलिस। 1983 के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी। कुछ बातें बता देता हूं, फिर अपन इसको स्लाइड से पढ़ते हैं। पीसीआर फुल फॉर्म बेटा क्या है पीसीआर की? पीसीआर की फुल फॉर्म है, पीसीआर की फुल फॉर्म अपन ने बताई बेटा, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक है, किसने खोजी थी? इसको खोजा था बेटा एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कैरी मूलिस 1983 के अंदर। बेटा यह अभिक्रिया एक मशीन के अंदर संपन्न होती है, एक मशीन के अंदर संपन्न होती है, और उस मशीन का नाम है थर्मोसाइक्लर। क्या नाम है बेटा? थर्मोसाइक्लर। ठीक है, थर्मोसाइक्लर उस मशीन का नाम है। बेटा इस अभिक्रिया के अंदर दो प्राइमर काम में लिए जाते हैं। कितने प्राइमर काम में लेते हैं बेटा? दो प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं बेटा? प्राइमर एकल रज्जु की कृत्रिम रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। बेटा आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो डीएनए प्रतिलिपिकरण के अंदर आरएनए प्राइमेज एंजाइम क्या करता था? प्राइमर प्रोवाइड करवाता था। तो इसको अपन वही क्रिया सेल के बाहर कर रहे हैं, तो अपन को आरएनए पॉलीमरेज तो अपन काम में नहीं लेंगे, यहां पर आरएनए प्राइमेज तो काम में नहीं लेंगे। तो यहां पर आरएनए प्राइमेज का काम कौन करेगा? तो बेटा यहां पर आरएनए प्राइमेज का काम होता है प्राइमर को प्रोवाइड करवाना। तो वो प्राइमर जो है वो अपन अलग से डालते हैं। और प्राइमर होते क्या है? प्राइमर होते हैं बेटा एकल रज्जु की सिंगल स्टैंडर्ड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, आर्टिफिशियली सिंथेसिस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। अगली बात देखते हैं बेटा, इस अभिक्रिया के अंदर एक बहुत ही फेमस एंजाइम काम में आता है। इस अभिक्रिया के अंदर, इस पीसीआर अभिक्रिया के अंदर एक बहुत ही फेमस एंजाइम काम में आता है जिसका नाम है बेटा टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है बेटा? टैक डीएनए पॉलीमरेज। बेटा ये जो टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह बहुत ही ताप स्थायी एंजाइम है। कैसा है बेटा? ताप स्थायी एंजाइम, थर्मोस्टेबल एंजाइम। कैसा है बेटा? थर्मोस्टेबल एंजाइम। थर्मोस्टेबल एंजाइम का क्या मतलब है? थर्मोस्टेबल एंजाइम का मतलब है कि यह एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी नष्ट नहीं होता है। उच्च तापक्रम पर भी क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता है, सक्रिय रहता है। और इस एंजाइम को एक विशेष प्रकार के जीवाणु, एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड किया गया है। और उस बैक्टीरिया का नाम बेटा क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। क्या नाम है बेटा? थर्मस एक्वेटिकस। इज दैट क्लियर? ये बेटा एक जनरल चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब जो अपने को जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट का फोटोकॉपी करना है, या अपन कह सकते हैं कि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी करनी है। तो उसके लिए एक अभिक्रिया काम में ली जाती है। उस अभिक्रिया का नाम है बेटा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या नाम है बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसको अपन लोग इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। सेल के बाहर, परत नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर डीएनए का प्रतिलिपिकरण किया जाए तो उसको कहा जाता बेटा इन विट्रो डीएनए प्रतिलिपिकरण। इस अभिक्रिया की खोज एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरी मूलिस। कैरी मूलिस ने इस अभिक्रिया की खोज 1983 के अंदर की थी। इस अभिक्रिया को एक मशीन के अंदर कंप्लीट किया जाता है और उस मशीन का नाम क्या है बेटा? थर्मोसाइक्लर। मैं भी डायग्राम के अंदर आपको बताऊंगा कि एक थर्मोसाइक्लर मशीन किस तरीके की दिखाई देती है। उस मशीन का नाम क्या है बेटा? थर्मोसाइक्लर। और इस अभिक्रिया के अंदर दो प्राइमर काम में लिए जाते हैं। इंपोर्टेंट है कि कितने प्राइमर काम में लिए जाते हैं? कितने प्राइमर काम में लिए जाते हैं बेटा? दो प्राइमर काम में लिए जाते हैं।
और प्राइमर क्या होता है? प्राइमर एकल रज्जु की कृत्रिम रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और इस अभिक्रिया के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम काम में आता है जिसका नाम है टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है बेटा? थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है बेटा? थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, यह जो एंजाइम है यह बेटा थर्मोस्टेबल एंजाइम है, मतलब यह एंजाइम उच्च ताप पर भी नष्ट नहीं होता। तो ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है। देखते हैं बेटा स्लाइड से इसको पढ़ने की अपन कोशिश करते हैं। ये बेटा आपको एक जो मशीन दिख रही है, ये जो मशीन है, इसी मशीन का नाम क्या है बेटा? थर्मोसाइक्लर। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोसाइक्लर। इस मशीन का नाम ही क्या है? थर्मोसाइक्लर है। ठीक है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन is the synthesis of multiple copies of multiple copies of the gene of interest। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज को बनाने के लिए इस पीसीआर अभिक्रिया का आवश्यकता होती है। इस पीसीआर की को काम में लिया जाता है, इन विच देयर आर टू सेट्स ऑफ प्राइमर एंड द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड। और प्राइमर क्या होता है बेटा? प्राइमर अभी अपन ने पढ़ा, दे आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए। ये एकल रज्जु के डीएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसको अपन काम में लेते हैं। ये हो गया प्राइमर के बारे में। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा एक पीसीआर के अंदर बेसिकली एक साइकिल के दौरान देयर आर 3 स्टेप्स। पहला स्टेप का नाम है बेटा डीनेचुरेशन, विकृतीकरण, एनिलिंग उपक्रामक का जोड़ना और एक्सटेंशन। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स। इस स्टेप्स का सीक्वेंस अपन को ध्यान रखना है। कौन कौन से 3 स्टेप है बेटा? डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद होता है एनिलिंग, और एनिलिंग के बाद होता है बेटा एक्सटेंशन। ये एक डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसी डायग्राम को अपन आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बेटा डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है? बेटा डीनेचुरेशन के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि पहला जो स्टेप है उस स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो पहला स्टेप है उस स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन बेटा अपन सब जानते हैं कि कभी भी डीएनए सिंथेसिस के दौरान या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसका खुलना जरूरी है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपन को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना है। तो यही स्टेप इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो द्विरज्जु की डीएनए है, जो द्विरज्जु की डीएनए है, या जिसको अपन लोग बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, हाई टेम्परेचर के ऊपर। हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको हीट करते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और यह क्या बनाता है बेटा? एकल रज्जु की डीएनए का निर्माण करता है। क्या बनाता है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड एसएस डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या एसएस डीएनए का निर्माण करता है। यह है बेटा पहला स्टेप, डीनेचुरेशन। देखते हैं इसको, स्लाइड से पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटा देखना कि पहला जो स्टेप होता है वो क्या है बेटा? डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है? इट इज द हीटिंग ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, इट इज द हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपन टारगेट डीएनए उसको हीट किया जाता है। किस पर? हाई टेम्परेचर के ऊपर। एनसीईआरटी ने बेटा टेम्परेचर नहीं लिख रखा है, याद करो तो भी अच्छी बात है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं पूछेगा एनसीईआरटी में डेटा नहीं है कि उस डीएनए को हाई टेम्परेचर के ऊपर या 94 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाता है।
जब उसको गर्म करते हैं तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वह सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये कैसा है बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएस डीएनए। जब इस डीएस डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो ये क्या होता है बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण करता है। इसी चरण को अपन लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है बेटा, एसएस डीएनए। इसी चरण को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसी चरण को बोलते हैं डीनेचुरेशन। ये देखो बेटा, इस डीनेचुरेशन, ये अपना डीएनए है। ये डीएनए अपन सब जानते हैं कि डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो होता है वो 5' से 3' रन करता है और दूसरा जो होता है वह 3' से 5' रन करता है। इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो डीएस डीएनए था, ये जो है ये डीएस डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, एसएस डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला स्टेप जो है इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब बेटा याद करो, डीएनए प्रतिलिपिकरण के अंदर अपन ने पढ़ा था कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का काम यहां पर कर रहा है डीनेचुरेशन। वहां पर कौन सा एंजाइम करता था, वहां पर एंजाइम काम करता था हेलिकेज। वहां पर कौन सा एंजाइम काम करता था, सेल के अंदर यही काम कौन सा एंजाइम करता है बेटा, हेलिकेज एंजाइम यह काम करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है। अब जब हेलिकेज एंजाइम ये काम करता था, उसके बाद अपन आरएनए प्राइमेज को यूज लेते थे और आरएनए प्राइमेज क्या करता था, प्राइमर को ऐड करता था, क्योंकि विदाउट प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। तो दूसरा जो स्टेप होता है, ध्यान से देखना, जो दूसरा स्टेप होता है उसको बोलते हैं बेटा एनीलिंग। क्या बोलते हैं बेटा, एनीलिंग। दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है, एनीलिंग का जो मतलब होता है कि एनीलिंग के दौरान एनीलिंग के दौरान क्या किया जाता है, प्राइमर्स को जोड़ा जाता है, प्राइमर्स को जोड़ा जाता है। प्राइमर, ये जैसे मैंने कहा बेटा, ये रहा अपना डीएनए, ये है डीएनए, ये रहा 5', ये 3', ठीक है, ये था अपना डीएस डीएनए। अब इस डीएस डीएनए को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिसकी वजह से अपन को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। ये रहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। अब इसके ऊपर इस स्टेप को तो क्या बोल दिया, इस स्टेप को बोल दिया अपन ने डीनेचुरेशन, इस स्टेप को बोल दिया डीनेचुरेशन। अब इसके साथ में अपन प्राइमर ऐड करते हैं। ये रहा, मैं कह रहा हूं प्राइमर, ये दो प्राइमर है, दो प्राइमर। ये क्या है बेटा, प्राइमर है, ठीक है। और प्राइमर क्या होते हैं, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक प्राइमर यहां पे जोड़ दिया जाता है 5' से 3' की तरफ, और एक प्राइमर यहां पे जोड़ दिया जाता है। इसी को बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब भी अगर अपन देखा जाए जोड़ना होता है, एनील करना, जोड़ना। किसको जोड़ा जाता है, प्राइमर को जोड़ा जाता है। तो देखिएगा बेटा इसको, ठीक है, ये हो गया। इसको, इस स्टेप को अपन देखते हैं। दूसरा स्टेप है एनीलिंग। इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू प्राइमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने प्राइमर्स काम में लिए जाते हैं, इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू प्राइमर्स। कितने प्राइमर काम में लेते हैं बेटा, दो प्राइमर का उपयोग किया जाता है। ज्वाइनिंग ऑफ टू प्राइमर एट 5' एट द 3' एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। कौन से स्टैंड पर जोड़ते हैं, 3' एंड पर जोड़ते हैं। देखो बेटा, एक यहां पर जोड़ दिया, एक ये रहा प्राइमर, और दूसरा प्राइमर रहा ये 3' स्टैंड। डीएनए के किस स्टैंड पर जोड़े जाते हैं, 3' स्टैंड के ऊपर प्राइमर को जोड़ा जाता है। क्लियर यहां तक। टेम्परेचर कितना दे रखा है, तो कोई याद करने की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है। याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। यहीं पे देख लेते हैं बेटा। बेटा एक्सटेंशन के अंदर क्या करते हैं, डायग्राम से वापस एक बार देख लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये अपने पास ये रहा डीएनए, 5' 3', ठीक है। ये रहे डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अपन ने क्या किया, इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, डीएनए के हाइड्रोजन बंध टूट गए,
हाइड्रोजन बंध टूटे और ये अपन को क्या मिल गया, ये था ये था अपना ds DNA। ये ds DNA किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, ss DNA के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये आपको यहां पर थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, दूसरे इस स्टेप को बोलते हैं बेटा डीनेचुरेशन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, प्राइमर को जोड़ते हैं। दो प्राइमर, एक प्राइमर यहां लगा दिया और दूसरा प्राइमर अपन ने यहां लगा दिया। ये क्या है बेटा, प्राइमर। ये दोनों ही क्या है, प्राइमर है, दोनों ही क्या है, प्राइमर। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, एनिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनिलिंग। एनिलिंग के बाद याद करो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता था कि जैसे ही प्राइमर लग जाता था, आरएनए प्राइमेज एंजाइम जैसे ही प्राइमर लगा देता था, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू कर देता। तो जैसे ही लगता था यहां पर एंजाइम काम में आ जाएगा, टेक डीएनए, टेक डीएनए पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और इसके साथ में डीएनटीपीज डाल दिए जाते हैं। डीएनटीपीज क्या होते हैं बेटा, एडेनिन भी डालेंगे। एडेनिन कहां से आएगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कहां से आएगा, अपन इसको आर्टिफिशियल एडेनिन डाला जाता है, आर्टिफिशियल थाइमिन डाला जाता है, आर्टिफिशियल गुएनिन डाला जाता है, आर्टिफिशियल साइटोसिन डाला जाता है। इन्हीं को बोला जाता है डीएनटीपीज। ये सब इसके अंदर डाले जाते हैं। जैसे ये इसके अंदर डाले जाते हैं तो क्या होगा देखना बेटा, ये 5' ये 3', ये 5', ये 3'। एक प्राइमर यहां है तो ये यहां पर इस तरीके से सिंथेसिस कर देता है और बीच में क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। और एक प्राइमर यहां था, एक प्राइमर यहां था, तो ये भी क्या करता है, यहां से सॉरी यहां से दूसरा प्राइमर ये यहां से यहां और बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते चले जाते हैं। इसका मतलब एक साइकिल से क्या हुआ, एक साइकिल से अपन को डीएनए के एक अणु से 2 डीएनए अणु प्राप्त हो गए। देख लो, एक था, एक से कितने बन गए, 2 बन गए। स्लाइड से पढ़ लेते हैं इसको। देखो बेटा क्या हुआ, तीसरा स्टेप जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन। इट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इट इज द एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर यूजिंग अ thermostable DNA polymerase, very important, using a thermostable DNA polymerase, thermostable DNA polymerase called tech DNA polymerase। thermostable ताप स्थायी एंजाइम है, ताप स्थायी, उच्च ताप पर भी नष्ट नहीं होता। ठीक है, called tech DNA polymerase। it is isolated from a bacterium, इसको एक जीवाणु से प्राप्त किया गया जिसका नाम है बेटा थर्मस एक्वाटिकस। क्या नाम है बेटा, थर्मस एक्वाटिकस। इट रिमेन एक्टिव इन हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हाई टेम्परेचर के ऊपर भी यह एंजाइम जो होता है वह नष्ट नहीं होता है। थ्रू कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन द डीएनए सेगमेंट इज एम्प्लीफाइड अप टू 1 बिलियन कॉपीज। द एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट कैन बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर फॉर फ्यूचर क्लोनिंग। अब यहां पर जो ये तीसरा स्टेप एक्सटेंशन दिखाया, अपन ने यहां पर प्राइमर काम में लिए, ये रहा एक प्राइमर, ये रहा दूसरा प्राइमर। क्या काम में ले लिया बेटा, टैग डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपीज काम में ले लिए। तो इस प्राइमर इस डायरेक्शन में, इस प्राइमर इस डायरेक्शन के अंदर रेप्लिकेशन कर दिया। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंशन। तो यहां पर एक साइकिल से डीएनए के 2 अणु अपन को प्राप्त हो गए। अब ये जो डीएनए के अणु मिले, इसी डीएनए अणुओं को अपन वेक्टर के साथ जोड़कर, वाहक के साथ जोड़कर आगे की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा एक पीसीआर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, एक पीसीआर अभिक्रिया के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ये जो आपको मशीन दिख रही है, इसी मशीन को अपन लोग बोलते हैं बेटा थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं बेटा, थर्मोसाइक्लर। इस मशीन को क्या बोला जाता है, थर्मोसाइक्लर, थर्मोसाइक्लर। हालांकि एनसीईआरटी नहीं दे रखा है, याद नहीं करना अपन को, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन रखना है। और क्या लेते हैं, जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए सैंपल इसके अंदर काम में लिया जाता है। और क्या लेते हैं, 2 प्राइमर काम में लिए जाते हैं। आर्टिफिशियली न्यूक्लियोटाइड्स काम में लेते हैं, साइटोसिन लेंगे, गुएनिन लेंगे, थाइमिन लेंगे, एडेनिन लेंगे। टैग डीएनए पॉलीमरेज काम में लेंगे। बफर कुछ केमिकल्स भी काम में आते हैं। और पीसीआर ट्यूब से, इस ट्यूब के अंदर इन सभी चीजों को डालकर इसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है।
क्लियर है बेटा यहां तक? अब देखना बेटा, यहां पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं भी लिख लेता हूं कि डीएनए के एक अणु से पीसीआर में 10 चक्र के पश्चात कुल कितने डीएनए अणु प्राप्त होंगे? कुल कितने डीएनए अणु प्राप्त होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मच डीएनए मॉलिक्यूल्स आर formed from one DNA molecule after 10 cycles of PCR। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, ये है कि अपने पास डीएनए का एक अणु है, डीएनए का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इस एक मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने 10 पीसीआर चक्र किए, 10 पीसीआर साइकिल की, तो अपन को डीएनए कुल कितने मिले ये अपन को पता करना है बेटा। अभी अपन ने स्लाइड के अंदर देखा था कि डीएनए का जब एक चक्र होता है तो एक डीएनए से डीएनए के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है कि बनने वाले पीसीआर में बनने वाले डीएनए अणुओं की संख्या, ये संख्या होती है 2 दी पावर n, ठीक है, 2 दी पावर n, ठीक है, ये एक फार्मूला है। यहां पर n बराबर क्या है, चक्रों की संख्या। n बराबर क्या है बेटा, चक्रों की संख्या, कितने चक्र हुए, तो n बराबर 10 है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, 2 दी पावर n, 2 दी पावर 10, ये लगभग होता है बेटा 1024। इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 1024। आगे बढ़ते हैं बेटा, आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखो बेटा, अब अपने पास क्या आ गया, बायोटेक के अंदर अगला स्टेप देखते हैं, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। अब अपने पास जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी अपन को मल्टीपल कॉपीज मिल चुकी है। जितनी अपन को कॉपी चाहिए उसकी कितनी भी कॉपी अपन बनाकर अपन ने प्रिपेयर कर दी है। अब उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी दूसरी परपोषी कोशिका में डालेंगे। दूसरी परपोषी कोशिका में डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीन का स्थानांतरण, जीन ट्रांसफर बोलते हैं बेटा। बेसिकली देखा जाए जीन ट्रांसफर 2 तरीके का होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। अभी अपन सिर्फ सिस्टम से पढ़ रहे हैं, फिर अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अभी अपन अलग तरीके से बाद में देखना, आप आगे आगे जैसे पढ़ोगे चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होता रहेगा। तो एक तो होता है कि डायरेक्ट ही कोशिका के अंदर डाल दो, उसको बोलते हैं बेटा प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। या दूसरा होता है जिसमें क्या करते हैं, किसी वाहक की सहायता से जीन का स्थानांतरित करते हैं, उसको बोलते हैं बेटा वाहक निर्देशित जीन स्थानांतरण। तो अगला जो है अपना टूल्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, उसको बोलते हैं क्लोनिंग वाहक। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोनिंग वाहक। तो अभी अपन क्या डिस्कस करेंगे, अगला जो है उसको बोलते हैं बेटा क्लोनिंग वाहक। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोनिंग वाहक को अपन लोग डिस्कस करेंगे। बेटा क्लोनिंग वाहक होते क्या है बेटा, क्लोनिंग वाहक अपन कह सकते हैं कि इट इज द डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कैरी करेगा किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, या इसको अपन लोग कह सकते हैं फॉरेन डीएनए को, एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। मतलब क्या है बेटा, देखना कि अपन ने क्या किया कि ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वांछित जीन भी जिसको अपन लोग कह सकते हैं। इस वांछित जीन को अपन लोग क्या करेंगे, एक वाहक या वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ देंगे बेटा, वेक्टर
डीएनए के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। किसके साथ बेटा? वेक्टर डीएनए के साथ, क्लोनिंग वेक्टर या वेक्टर डीएनए, इसके साथ जोड़कर इन दोनों को किस में डाल दिया जाएगा? होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाता है। जो परपोषी कोशिका है उसके अंदर डाल देते हैं। अब देखो बेटा, आगे का मजा देखो। जब इसको परपोषी कोशिका में डालते हैं और अगर यह जो वाहक है जिसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यह उस परपोषी कोशिका में प्रतिलिपिकरण करता है, तो वहां पर वह जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रतिलिपिकरण करेगा, अनुलेखन करेगा। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वह आगे चलकर प्रोटीन जो इंटरेस्ट का है वह भी बनाएगा। यही क्रिया जो है वह रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में काम में आती है। क्या है बेटा? ध्यान से देखिएगा कि है क्या क्लोनिंग वेक्टर? बेसिकली इट इज द डीएनए मॉलिक्यूल, बेसिकली इट इज दी डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं बेटा? डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करते हैं। फॉरेन डीएनए सेगमेंट को अपन लोग बोल सकते हैं बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल सकते हैं बेटा? जीन ऑफ इंटरेस्ट। एंड रेप्लिकेट इनसाइड दी होस्ट सेल, और होस्ट सेल के अंदर परपोषी कोशिका के अंदर वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। सामान्यतया क्या काम में लिए जाते हैं? प्लाज्मिड काम में लिए जाते हैं। सामान्य क्या काम में लेते हैं बेटा? प्लाज्मिड काम में लेते हैं। या बैक्टीरियोफेज जिसको बोलते हैं जीवाणु भोजी, इसको भी अपन लोग किसके रूप में काम में ले सकते हैं बेटा? इसको अपन एज अ वेक्टर, एज अ वाहक काम में ले सकते हैं। ये आपको प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है वह बैक्टीरियो प्लाज्मिड क्या है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की स्ट्रक्चर है। देखिएगा बेटा प्लाज्मिड क्या होता है, बहुत ही शानदार डायग्राम दे रखा है कि प्लाज्मिड बेसिकली एक बैक्टीरियल डीएनए के अंदर एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जु की वर्तुलाकार डीएनए अणु होता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जु की वर्तुलाकार डीएनए अणु होता है जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की, स्व प्रतिलिपिकरण की क्षमता पाई जाती है। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड क्या है कि जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय द्विरज्जु की वर्तुलाकार डीएनए अणु जिसमें स्व प्रतिलिपिकरण का गुण पाया जाता है उसे अपन लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। अब देखो बेटा, प्लाज्मिड कभी भी जीवाणु की सामान्य क्रियाविधि, सामान्य क्रियाकलापों, नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर वो है, जीवाणु के अंदर अगर प्लाज्मिड है, सामान्यतः जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो वह प्लाज्मिड उस जीवाणु कोशिका में कुछ नए गुण पैदा करेगा। क्या करेगा? कुछ नए गुण पैदा करेगा। देखते हैं इसको। प्लाज्मिड क्या है? ये बेटा एक जीवाणु कोशिका है। ये क्या है बेटा? जीवाणु कोशिका। ये एक बैक्टीरियल सेल है, या कह सकते हैं ये क्या है बेटा? जीवाणु की कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये तो इसका खुद का डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, जिसको अपन लोग न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड, केंद्रकाभ बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जिसको बोलते हैं केंद्रकाभ। ठीक है, लेकिन इस जीवाणु के अंदर आपको साथ साथ में कुछ इस तरीके की वर्तुलाकार सर्कुलर जो स्ट्रक्चर्स दिख रही है, ये वाली, ये क्या है बेटा? प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड है। वो प्लाज्मिड बेसिकली होता है, ये बेटा क्या है आपके? प्लाज्मिड है। ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होते क्या है? दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, स्व प्रतिलिपिकरण का गुण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना होता है? वेरी करता है, 1 से 2 से लेकर 15 से 100 पर सेल्स। एनसीईआरटी नहीं दे रखा, याद नहीं रखना है। तो ये है प्लाज्मिड। अब अपन क्या करेंगे? इस प्लाज्मिड के अंदर कुछ रूपांतरण करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, और इस मॉडिफिकेशन से अपन लोग क्या बनाएंगे? एक नया तरह का मॉडिफाइड वेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आगे देखते हैं। दूसरा जो होता है वेक्टर के रूप में काम में आता है, उसको बोलते हैं बेटा जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं बेटा? जीवाणु भोजी। बेटा अपन सब जानते हैं कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं। जीवाणु भोजी विशेष प्रकार के विषाणु होते हैं, विशेष प्रकार के वायरस होते हैं, जो क्या करते हैं? जो जीवाणु कोशिकाओं का भक्षण करते हैं। दे आर द स्पेसिफिक virus which kill bacterial cell. They are the viruses that infect bacteria. They have very high copy number per cell. प्लाज्मिड से ज्यादा इनका
कॉपी नंबर होता है। बेटा अपन सब जानते हैं जीवाणु भोजी का अगर अपन लोग लाइफ साइकिल देखें तो उस लाइफ साइकिल के दौरान जीवाणु भोजी क्या करते हैं, अपने जीन, अपने न्यूक्लिक एसिड को, अपने आनुवंशिक पदार्थ को, अपने जेनेटिक मटेरियल को परपोषी कोशिका में डाल देते हैं। फिर वो परपोषी कोशिका ब्रस्ट होती है, नए विषाणु पार्टिकल बनते हैं। यही विषाणु, यही जीवाणु भोजी किसी दूसरे जीवाणु को संक्रमित करते हैं। इस तरीके से उसमें जीन का स्थानांतरण होता रहता है। अगर अपन बैक्टीरियोफेज की इस जीवाणु भोजी की इस कैपेसिटी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर काम में लें तो बहुत ही फायदे की चीज है। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा बेटा प्लाज्मिड्स क्या है कि प्लाज्मिड्स आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया कि व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइड इन द होस्ट द लिंक्ड। अगर ये क्लोनिंग वेक्टर, एक बात कह रहा है कि अगर ये क्लोनिंग वेक्टर जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इस जीन ऑफ इंटरेस्ट और क्लोनिंग वेक्टर को अपन प्रपोषी कोशिका में डालें और अगर प्रपोषी कोशिका के अंदर वह प्रतिलिपिकरण करता है तो अपने लिए क्या होगा, फायदे का सौदा होगा। ठीक है, ये सब चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है। एक सामान्य क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए बेटा, कुछ इस तरीके से समझते हैं। बेटा जो क्लोनिंग वेक्टर है अपन ये समझ सकते हैं कि यह एक मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली गाड़ी है, लोडिंग टैक्सी है। क्या कर रही है वो लोडिंग टैक्सी का काम क्या होता है कि लोडिंग टैक्सी का काम होता है सामान को एक जगह पर से दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो वेक्टर का या वाहक का काम भी यही है। वेक्टर का काम क्या होता है, एक जगह से जीन को दूसरी जगह पर लेके जाना, एक कोशिका से जीन को दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करना। यह काम किसका है, वाहक का है। यह काम किसका है, वेक्टर का है। तो बेटा हर एक वेक्टर के अंदर कुछ विशेष आवश्यक गुण होने अति आवश्यक है। उसी गुणों को अपन लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो वाहक में वांछित गुण, एक वाहक के वांछित गुण क्या क्या है, क्या है हेडिंग बेटा, वाहक के वांछित गुण, वाहक के महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, महत्वपूर्ण लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वह लक्षण है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या जिसको बोलते हैं ओराई। बेटा अपन सब जानते हैं कि ओराई क्या होता है। ओराई या जिसको बोलते हैं प्रतिकृतियन का उत्पत्ति स्थल। उत्पत्ति स्थल ये क्या है कि डीएनए में उपस्थित वह अनुक्रम, डीएनए में उपस्थित वह अनुक्रम, डीएनए में उपस्थित वह अनुक्रम जहां से प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है, जहां से प्रतिलिपिकरण की शुरुआत होती है उसे अपन लोग क्या कहते हैं बेटा, ओराई कहते हैं। या उसे अपन लोग डीएनए प्रतिलिपिकरण की जहां से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, उसको अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओराई बोलते हैं। बेटा सपोज इस ओराई के साथ, ओराई जस्ट लाइक अ इंजन ऑफ द लोडिंग टैक्सी। अपन कोई भी अगर बाई चांस टैक्सी देखने जाएं तो अपन क्या देखेंगे कि उसके अंदर इंजन हो, तभी तो वो लोडिंग टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह पर सवारी को लेकर जाएगी या कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगी। तो हर एक वेक्टर के अंदर सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस वेक्टर के अंदर क्या हो, ओराई जरूर हो। उस वेक्टर के अंदर क्या हो, ओराई हो। अगर उस ओराई के साथ, थोड़ा सोचना बेटा, अगर उस ओराई के साथ, उस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया तो क्या होगा, तो वह जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उस ओराई के साथ रेप्लिकेट करेगा। भाई सीधी सी बात है। सपोज देखो बेटा, वेक्टर को हमेशा इस सर्कुलर डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर मैं कह रहा हूं ये अनुक्रम रहा आपका ओराई। ये क्या है बेटा, ओराई। ठीक है, अब अगर इस ओराई के साथ इस ओराई के साथ मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जोड़ दिया, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वह इस ओराई के साथ जोड़ दिया, तो जैसे जैसे ओराई प्रतिलिपिकरण करेगा वैसे वैसे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करेगा, प्रतिलिपिकरण करेगा।
क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, देखते हैं बेटा इसको। ठीक है, ओराई क्या है कि ओराई इज द सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। ओराई क्या है बेटा? ओराई इज द सीक्वेंस, ओराई क्या है? इट इज द सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से प्रतिलिपिकरण शुरू होता है। अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ओराई, अगर कोई डीएनए का पीस इस ओराई के साथ जुड़ जाए, लिंक टू ओराई कैन रेप्लिकेट विद इन दी होस्ट सेल, तो वह इस ओराई अनुक्रम के साथ क्या करेगा? उस ओराई अनुक्रम के साथ प्रतिलिपिकरण करेगा। इट आल्सो कंट्रोल्स दी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी ने लिख रहे हैं, इट आल्सो कंट्रोल्स दी कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, उस लिंक्ड डीएनए की कितनी कॉपी बनेगी उसका रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है बेटा? उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? ओराई करता है। It also control the copy number of linked DNA. So for getting many copies of targeted DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number. हमेशा ऐसे वेक्टर का चूज किया जाता है जिसका ओराई ज्यादा कॉपी नंबर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे होते हैं बेटा सेलेक्टेबल मार्कर या मार्कर जीन, या इसको हिंदी के अंदर एनसीईआरटी ने जो लिख रखा है वही मैं लिख लेता हूं, चयनात्मक चिन्हक। क्या लिख रखा है? ध्यान से देखना, क्यों हिल रहा है भाई? चयनात्मक चिन्हक, चयनात्मक चिन्हक। देखना बेटा, हालांकि अपन इसको अच्छी तरीके से आगे डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। बेटा जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्रियाएं होती है वह छोटी छोटी वायल्स के अंदर होती है। आप सब लोगों ने केमिस्ट्री लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब्स देखी होगी, लेकिन टेस्ट ट्यूब्स तो बेटा एक पेन जितनी बड़ी होती है, लेकिन वायल्स जो होती है इस पेन कैप से भी छोटी होती है। इस पेन कैप जो है दिख रहा है आपको, इस पेन कैप से भी क्या होती है? छोटी होती है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जितनी भी स्टेप्स होते हैं वो इस वायल्स के अंदर की जाती है। अब बेटा देखो, इस वायल्स के अंदर अपन ने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दिया, इसी वायल्स के अंदर अपन ने वेक्टर भी डाल दिया, और इसको फिर पेट प्लेट के ऊपर बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर पोरिंग कर देते हैं। बेटा जब ऐसा किया जाता है तो अपन को क्या पता कि किस सेल के अंदर, किस परपोषी कोशिका के अंदर, किस होस्ट सेल के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अपन ने शुरुआत में भी देखा था, जब बायोटेक अपन ने शुरू की थी, अपन ने सबसे पहला यही कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि अपनी वांछित कोशिका को किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करें और अवांछित कोशिका को किस तरीके से मार दें। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है उसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं बेटा? सेलेक्टेबल मार्कर। उसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक चिन्हक। ये क्या करेगी बेसिकली? अब देखते हैं बेटा इसको आगे और अच्छी तरीके से देखेंगे। इट इज अ जीन, बेसिकली यह एक जीन है दैट हेल्प टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बेटा अभी आपको केवल ये वर्ड याद रखने, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को बोलते हैं रूपांतरज। ये क्या होते हैं मैं आगे डिटेल में बताता हूं। ये होता है रूपांतरज और इसको बोलते हैं बेटा अरूपांतरज। क्या होते हैं ये अपन आगे अपन समझेंगे। एक तो है वांछित कोशिका, एक है अवांछित कोशिका। अभी इतना समझ लो, आगे अपन डिटेल में समझेंगे। इफ अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम, अगर रूपांतरण क्या होता है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। रूपांतरण, अगर a piece of DNA is introduced into a host bacterium then it is what it is called as transformation। अगर किसी परपोषी कोशिका में कोई बाहरी डीएनए प्रवेश कर जाता है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? रूपांतरण कहते हैं। और रूपांतरण से जो बैक्टीरिया बनते हैं उसी को क्या बोला जाता है? रूपांतरज बोला जाता है। आगे और देखेंगे। इफ ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? आगे अपन बेसिकली इतना ही समझना है बेटा कि किस तरीके से वांछित कोशिका का चयन किया जाता है और अवांछित कोशिका को मारा जाता है, उसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर काम में लेते हैं। बस इतना समझ लो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर ऑफ ई कोलाई।
बेटा सामान्यतः जो सेलेक्टेबल मार्कर जो काम में लिए जाते हैं वह होते हैं बेटा प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। सामान्यतः क्या काम में लेते हैं बेटा? प्रतिजैविक, सामान्यतः जो काम में लिए जाते हैं क्या भाई? प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। अब इसको अपन समझते हैं बेटा। सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा प्रतिजैविक क्या होते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं बेटा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। क्या लिखते हैं बेटा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो सबसे पहले अपन इसको देखने समझने के लिए पढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक्स या जिसको बोलते हैं प्रतिजैविक, ये क्या होती है बेटा? एंटीबायोटिक्स क्या होती है, प्रतिजैविक क्या होती है कि प्रतिजैविक विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो जीवाणु कोशिकाओं को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो जीवाणु कोशिकाओं को मारने के लिए काम में लिए जाते हैं, ये क्या होते हैं? विशेष रसायन होते हैं, रसायन हैं होते हैं जिन्हें सामान्यतया जीवाणु कोशिकाओं को मारने के लिए काम में लिया जाता है। जीवाणु कोशिकाओं को मारने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एम्पीसिलिन, ठीक है, एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये दो अपन को मेनली ध्यान रखने हैं। टेट्रासाइक्लिन, और भी कई तरीके की होती है, कैनामाइसिन, और भी कई तरीके के एंटीबायोटिक्स आपको देखने को मिलेंगे। कैनामाइसिन है, रिफार्मसिन, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी। ठीक है बेटा, अगर ये तो हो गया एंटीबायोटिक। अपन कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन क्या होते हैं। मैं कह रहा हूं, देखना बेटा, ये मैं कह रहा हूं कोई बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया अगर किसी एंटीबायोटिक से मर गया, एंटीबायोटिक से यह बैक्टीरिया क्या हो गया? मर गया। ध्यान से देखना, तो अपन इस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? यह एंटीबायोटिक सेंसिटिव है। ये क्या है? एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया है, सेंसिटिव बैक्टीरिया है। और अगर यह बैक्टीरिया जिंदा रह गया तो मैं क्या बोलूंगा? ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है। यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? यही कहूंगा भाई। सीधी सी बात है, अगर एक एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया के ऊपर डाला और वो बैक्टीरिया अगर मर गया तो कहूंगा कि एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, और अगर जिंदा रह गया तो क्या कहूंगा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट है। अब बात आती है कि ये इस एंटीबायोटिक से मरा क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ था, और वो क्या था? वो था बेटा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। वो क्या था? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था। कि वह जीन जो जीवाणु कोशिकाओं को विशेष प्रकार के एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट बनाते हैं, उन्हें अपन लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। सामान्यतः अपन को दो ध्यान रखने हैं। एक का नाम है बेटा AMPR और दूसरे का नाम है T। मैं नई स्लाइड पे लिख लेता हूं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन अपन को कौन कौन से ध्यान रखने हैं बेटा? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन दो है, दो अपन को ध्यान रखने हैं। एक का नाम है AMPR और दूसरे का नाम है TTR। ये क्या है बेटा? ये है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन है। और ये क्या है बेटा? टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट
जीन है। ये एएमपीआर क्या करेगा? ये एएमपीआर एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधकता पैदा करेगा। किसके लिए? एम्पिसिलिन के लिए, एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधकता पैदा करेगा। और जबकि टेट्रासाइक्लिन, ये जो क्या है बेटा, ये जो होता है वह टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता पैदा करेगा। इज दैट क्लियर? ये टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोधकता पैदा करेगा टीटीआर, और एएमपीआर क्या करेगा बेटा? एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधकता पैदा करेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं बेटा, इसको स्लाइड से पढ़ते हैं कि जो अपन किस तरीके से कहें, ये अपने वही बात की कि सेलेक्टेबल मार्कर्स ऑफ ई कोलाई इंक्लूड जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन, क्लोराम, फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एटसेट्रा। नॉर्मल ई कोलाई सेल हैव नो रेजिस्टेंस। जो सामान्य ई कोलाई कोशिका होती है वह सामान्य ई कोलाई कोशिका एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट नहीं होती। क्लियर है चीज? अब देखते हैं बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा बहुत ही अच्छी चीज है, अच्छी तरीके से आपको यह चीज समझ में आएगी। बेटा मैं कह रहा हूं, एक पुनर्योगज डीएनए तकनीकी का रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है। एक पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के 3 ही रिजल्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई चौथा रिजल्ट नहीं बन सकता। एक पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के अंदर जब अपन पूरा प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान अपन को 3 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। पहली कोशिका होती है जिसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, अरूपांतरज कोशिका, अरूपांतरज कोशिका। बेटा अरूपांतरज कोशिका क्या होती है? वह कोशिका जिसके अंदर किसी भी तरह का बाहरी जीन, बाहरी डीएनए उपस्थित नहीं है। यहां पे आप देखो, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर इसका खुद का न्यूक्लियोइड पड़ा है। ये तो क्या है बेटा? इसका खुद का न्यूक्लियोइड है, इसका खुद का न्यूक्लियोइड है। इसके साथ में कोई दूसरी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डीएनए अणु नहीं है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। दूसरी कोशिका कौन सी होती है? जिसके अंदर बाहरी डीएनए पड़ा है। ये रहा बाहरी डीएनए, बाहरी डीएनए है बट ओनली वेक्टर है, बट ओनली वेक्टर है और कुछ नहीं है, वेक्टर ही है और वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। रूपांतरज, रूपांतरज अपुनर्योगज कोशिका, रूपांतरज अपुनर्योगज कोशिका। पहली कोशिका जिसमें कोई बाहरी डीएनए नहीं है, दूसरी कोशिका बाहरी डीएनए है लेकिन केवल वेक्टर है, और तीसरी कोशिका आप लोग ध्यान से देखो, वेक्टर के साथ यहां पर, ये देखना बेटा डायग्राम में, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है अलग कलर से। ये क्या है बेटा? ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वांछित जीन है। क्या है बेटा? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या जिसको बोलेंगे वांछित जीन, वो पड़ा है। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट, मतलब रूपांतरज पुनर्योगज कोशिका, रूपांतरज पुनर्योगज कोशिका। क्या कह रहा हूं बेटा? ध्यान से देखना है बेटा, ये स्लाइड आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से वापस देखिएगा बेटा कि एक पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के जो परिणाम होते हैं उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं अपन को देखने को मिलेगी। पहली कोशिका जिसमें कोई भी बाहरी डीएनए नहीं है, कोई बाहरी डीएनए नहीं है, परपोषी कोशिका है, उसके अंदर खुद का डीएनए, बाहरी डीएनए है ही नहीं, उसको बोलेंगे बेटा अरूपांतरित कोशिका या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल। कोई बाहरी डीएनए नहीं है, केवल न्यूक्लियोइड पड़ा है। दूसरी कोशिका बाहरी डीएनए तो है लेकिन बाहरी डीएनए के रूप में केवल वेक्टर है, केवल वाहक है, उस वाहक के साथ कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल। और तीसरा जिसके अंदर बाहरी डीएनए भी है और बाहरी डीएनए वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है,
इस कोशिका को बोलेंगे बेटा ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल या रूपांतरज पुनर्योगज कोशिका। इस कोशिका के अंदर क्या हुआ, उस बैक्टीरियल सेल ने बाहरी डीएनए को लिया ही नहीं, इसके अंदर बाहरी डीएनए के रूप में केवल वेक्टर को लिया, लेकिन वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा ही नहीं। और यहां पर बाहरी डीएनए के रूप में वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही प्रेजेंट है। इन तीनों में से अपने जो काम की कोशिका है वो कौन सी है बेटा, अपने काम की कोशिका है ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल। तो मेन मोटो अभी अपना यही है कि किस तरीके से इन दोनों कोशिकाओं को मारा जाए और इसका क्या किया जाए बेटा, सिलेक्शन किया जाए। किस तरीके से उन दोनों कोशिकाओं को मारा जाए और इसका सिलेक्शन किया जाए, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स काम में लेते हैं, उसी टेक्निक को बेटा बोलते हैं बेटा सेलेक्टेबल मार्कर। क्या बोलेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर। अभी जो मैंने बताया वही किस तरीके से अपन यूज लेंगे उसी को इस स्लाइड से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अगली बात करते हैं बेटा, आगे तीसरी चीज क्या हो, ये तीनों अपन ने बता दी, ठीक है। तीसरी होती है एक वेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वह होती है क्लोनिंग साइट। पहली चीज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरी चीज सेलेक्टेबल मार्कर और तीसरी क्लोनिंग साइट। बेटा अगर अपन ने एक लोडिंग टैक्सी ली या सवारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, उसके लिए अपन ने कोई व्हीकल लिया तो उसके अंदर सबसे पहला ओराई के रूप में अपन इंजन देखेंगे। दूसरा किस तरीके से आइडेंटिफाई करें अपनी है कि नहीं है, उसके लिए अपन उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखेंगे। तीसरी चीज उसके अंदर जगह भी तो होनी चाहिए ताकि अपन अपना सामान रख सकें या अपन अपना खुद बैठ सकें या सवारियों को बैठा सकें। तो उसी को अपन यहां पर एज अ वेक्टर में किस तरीके से पढ़ेंगे कि वेक्टर के अंदर क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा, क्लोनिंग स्थल। क्या होने चाहिए, क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। बेटा क्लोनिंग स्थल क्या होते हैं, क्लोनिंग स्थल जैसे मैं कह रहा हूं ये एक वेक्टर है, ध्यान से देखना, मैंने कहा ना वेक्टर को सर्कुलर बनाते हैं, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर ये रहा ओराई, ठीक है, और ओराई के साथ साथ में मैं कह रहा हूं ये अपन ने दो इसके में जोड़ दिए। क्या, एक तो जोड़ दिया AMPR और एक जोड़ दिया अपन ने TTR। क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। अब तीसरी चीज इसके अंदर क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालना है तो कुछ जगह तो चाहिए। ये खुद डीएनए है, काट कर जगह कर लो ना, इसके अंदर ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए ताकि उसको यहां से काट दिया जाए। मैंने लिया प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम से इसको मैंने यहां से काट लिया और यहां पर मैंने अपना जीन ऑफ यहां पर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट में जोड़ देता हूं। तो काटने के लिए जो जगह है उसी जगह को क्या बोलते हैं, क्लोनिंग स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोनिंग स्थल बोलते हैं। क्या है, टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्नाइज्ड साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मोर देन वन, सामान्यतः एक वाक के अंदर एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। अगर वाक के अंदर एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट है तो वह इस पूरी प्रोसेस को काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से और भी इसको आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।